Hello students, welcome to all of you on your beautiful channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग पहले के सेशंस में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो फिजिक्स से रिलेटेड थी हमने उसको बता दिया था। तो आज हम लोग इस सेशन में फिजिक्स का बिल्कुल पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये आपके सिलेबस का बिल्कुल पहला चैप्टर है। नॉर्मली इससे कंपटीशन में या बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। ये चैप्टर आपको पूरे 11th और 12th का ओवरव्यू दे देगा कि आपको 11th में और 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि आपके पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बुक का पहला चैप्टर, जो कि आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली साइंस होता क्या है। तो साइंस क्या होता है? साइंस अगर देखा जाए तो आपने स्विच ऑन किया, फैन चल गया, ये एक साइंस है। आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, ये एक साइंस है। देन वी कैन से दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इज अ साइंस। द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस। द रेगुलर रिपीटिशंस ऑफ सीजन्स इज ऑल्सो अ साइंस. The revolution of earth around the sun is also a science. Then we can say that science is a very vast subject. जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है वो क्या है, आपका एक साइंस है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं, फिर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं साइंस कहाँ से आया है, साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस साइंस कहाँ से आया है? साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया है जो क्या है, साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। ये आपका किससे आया है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो। तो मतलब कोई भी चीज़ हमारे अराउंड हैपन हो रहा है उसके बारे में जानना, उसके बारे में सिस्टमेटिक वे में जानना क्या कहलाता है, आपका साइंस कहलाता है। तो किसी भी चीज़ को जानने का सिस्टमेटिक वे क्या होता है कि सबसे पहले हमने कोई चीज़ देखा, उसको ऑब्जर्व किया, वो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर उसके बारे में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, फिर उस पर हम ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं, तब जाके वो साइंस बनता है, साइंस का कोई फिनोमिना बनता है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? साइंस की डेफिनेशन होगी द नॉलेज which humans have gained through observations and experiments when organized systematically. When organized सिस्टमेटिकली, वो नॉलेज जो ह्यूमंस ने गेन किया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू,
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया गया, यही क्या है आपका एक साइंस है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो साइंस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, साइंस बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो साइंस की केवल यही डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी है। जैसे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने साइंस के बारे में कहा था कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम बेसिक लॉज एंड अनरिलेटेड फैक्ट्स बट इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। साइंस ह्यूमन माइंड का एक क्रिएशन है जो कि ओपनली उन्होंने क्या किया है, क्रिएट किया है, वेरीफाई किया है। साइंस के बारे में ही क्या कहते हैं, आइंस्टीन ने एक बार और कहा था, क्या कहा था कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कि वर्ल्ड के बारे में सबसे ज़्यादा जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग है वो क्या है कि सारी चीज़ें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। मतलब कि हमारे अराउंड इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको एक कुछ बेसिक लॉज के थ्रू क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। यही सारी चीज़ क्या है, हमारी साइंस है। ठीक है, तो साइंस को पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांच बना दी गई है, क्योंकि साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है तो नॉर्मली एक ही ब्रांच में उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए साइंस को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो पहले हम लोग इसको दो बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको क्या कहते हैं, साइंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके दिखाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। साइंस को दो कैटेगरी में पहले कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, ये आपका फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल साइंस। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाला साइंस क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजिकल साइंस होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाला साइंस क्या कहलाता है, आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट है क्या, फिजिक्स। इसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, ये भी आपका एक साइंस है। इसमें हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, इसमें और क्या कहते हैं, और ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कहते हैं फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, इसमें हम ऑर्निथोलॉजी पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम लोग इंटोमोलॉजी पढ़ते हैं,
इंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारी क्या है आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, और ये सारी चीज़ें क्या है आपकी फिजिकल साइंस हैं। इसमें जूलॉजी, एनिमल्स के बारे में बॉटनी, प्लांट्स के बारे में ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स के बारे में इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के बारे में एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी लिविंग बींग्स हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये पहले साइंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं साइंस की कैटेगरी है, इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट पर पहुंचते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, और हम रफली लिखते हैं। हो सकता है कि कहीं एक आध स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाए, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, वैसे हम प्रयास करेंगे कहीं कोई स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। ओके, अब हम पहुंचते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फिजिक्स किस वर्ड से आया है? फिजिक्स आपका आया है, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। फ्यूजिस जिसका मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस का मतलब होता है आपका नेचर। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नेचुरल फेनोमिनाज पढ़ेंगे। देन वी कैन से दैट द स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनाज इज नोन एज फिजिक्स, और वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the nature and natural phenomena। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर से रिलेटेड जो नेचुरल फेनोमिनाज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स को भी आगे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहले दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से दो कैटेगरी है? फिजिक्स की जो पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी है आपकी क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम ये आपका क्लासिकल फिजिक्स है, और दूसरा आपका क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स वर्ड से ही लग रहा है क्लासिकल। क्लासिकल से मतलब नॉर्मली ये होता है कि जो पहले की चीज़ें हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, वो हमारी क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। अगर हम कहें कि क्या कहते हैं 1900 के पहले का, जो 1900 के पहले का फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और उसके बाद का जो फिजिक्स है ये क्या है? बिफोर 1900, और आफ्टर 1900 क्या हो जाएगा आपका? मॉडर्न फिजिक्स। 1900 के बाद का जो फिजिक्स है वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, और जो 1900 के पहले का फिजिक्स था वो आपका क्या था? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या होता है आपका? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ये आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, और ये आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील करता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के
बारे में जो स्टडी करता है वो क्लासिकल फिजिक्स है, या हाँ वो क्लासिकल फिजिक्स है। और जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जैसे आपकी एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स है। ये बहुत नई है, बहुत जल्दी आई हुई है। और जैसे क्या कहते हैं अर्थ के बारे में पढ़े, प्लैनेट के और किसी और प्लैनेट के बारे में पढ़े, सन के बारे में पढ़े, स्टार के बारे में पढ़े, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स या माइक्रो फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम आपको बताते हैं। पहले माइक्रो फिजिक्स में क्या क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें आपका आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत ही बड़ी ब्रांच है साइंस की, मैकेनिक्स। दूसरा थर्मोडायनामिक्स। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा ऑप्टिक्स। पांचवा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स है आपकी ये। नॉर्मली एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स ये पूरा दो क्या कहते हैं हम लोग 11th में पढ़ेंगे। और आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या पूरी मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये दोनों आपके क्या कहते हैं पहले और दूसरे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मली क्या कहते हैं हम लोगों का जो सिलेबस है फिजिक्स का 11th और 12th में लगभग हम लोग सारी फिजिक्स पढ़ लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग सारी फिजिक्स हम लोग 11th और 12th में पढ़ लेते हैं, बहुत थोड़ा ऊपर तो हमें पता चल जाता है एक्चुअली टोटल फिजिक्स में क्या है। डीप में बहुत नहीं जाते हैं, बस ऊपर हमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम लोगों का सिलेबस ऐसा ही डिजाइन किया गया, केवल हमारे यहाँ नहीं, हमारे आसपास के पड़ोस में जितने भी कंट्रीज़ हैं लगभग सबका सिलेबस ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर हम क्या कहते हैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो पहले आप लोग थोड़ा जान लीजिए क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स में हम लोग काइनामेटिक्स, ओवरऑल काइनामेटिक्स हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम मैकेनिक्स, पूरा ग्रेविटेशन हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। वेव थ्योरी है, वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, क्या क्या आपका, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलकर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द फेनोमिनाज रिलेटेड टू सनलाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी फेनोमिनाज है उनकी स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, उसकी स्टडी हम लोग ऑप्टिक्स में करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, एटम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। और एक ब्रांच और है जो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या उससे बनी सारी डिवाइसेस के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की जो कि हमें पढ़नी है।
टोटल 11th और 12th में मिला के। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो फिर हम देखते हैं कि फिजिक्स किन दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिस पर फिजिक्स वर्क करता है। फिर देखेंगे अब क्या है इसका स्कोप, क्या है इसका एक्साइटमेंट, क्या है। स्कोप तो आपने देख ही लिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्कोप है और माइक्रोस्कोपिक स्कोप है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो हम बताते हैं ये किन दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका फिजिक्स, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। मिटा दे इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। जरा सा 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। ओके, मिटा देते हैं इसको। इसके क्या है प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या है, फिजिक्स कौन कौन से प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं इसके। पहला है आपका यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा है आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म नॉर्मली इन दो प्रिंसिपल पे क्या कहते हैं आपका ओवरऑल फिजिक्स क्या है बेस्ड है। इन दो प्रिंसिपल पर ही आपका क्या कहते हैं ओवरऑल फिजिक्स बेस्ड है। क्या है यूनिफिकेशन, क्या है यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्टिंग टू यूनिफाई ऑल द लॉज इन सम बेसिक लॉज। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूनिफाई करके बताना, जो ढेर सारे फिनोमिनाज हैं उनको एक बेसिक लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है आपका यूनिफिकेशन। ढेर सारे फिनोमिनाज को एक बेसिक लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। और अगर कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोगों को छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करना क्या कहलाता है रिडक्शनिज्म। मतलब कोई बड़ा फिनोमिना है, उस बड़े फिनोमिना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना क्या कहलाएगा आपका रिडक्शनिज्म कहलाता है। और ढेर सारे फिनोमिनाज को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। तो यूनिफिकेशन में आप एग्जांपल देख लीजिए क्या कहते हैं, जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इससे कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपका अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। द फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन अर्थ इज ऑल्सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल से क्या हो जाती हैं सॉल्व हो जाती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन कर देता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन कर देता है। कैलोरीमेट्री पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
से एक्सप्लेन होता है, मतलब कि सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल्स से ढेर सारे फिनोमेना क्या कर दिए जाते हैं, एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th में पढ़ा था, वहाँ पे एक नाम हमने बताया था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने अपने 4 प्रिंसिपल से पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये भी क्या है, यूनिफिकेशन है। तो यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ढेर सारे फिनोमेनाज को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देना यूनिफिकेशन कहलाता है। और रिडक्शनिज्म छोटे छोटे पार्ट में किसी बड़े से प्रॉब्लम को डिवाइड करके सॉल्व करना क्या कहलाता है, आपका रिडक्शनिज्म। तो नॉर्मली आपका फिजिक्स 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट पे बेस्ड है, जो आपका यूनिफिकेशन है और रिडक्शनिज्म है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और फिजिक्स की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो फिर उसके बाद पढ़ते हैं क्या फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर हैं और कुछ फंडामेंटल लॉज जो हैं वो क्या हैं। जल्दी से नोट करिए आप इसको। बिठा दे रहे इसको। क्या है फिजिक्स की अगर और प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स इज डायनामिक। फिजिक्स क्या है आपकी, डायनामिक है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो लॉ एक बार बना दिया गया उसमें आगे चेंज नहीं हो सकता है। अगर उसमें कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस मेड होते हैं, कुछ और भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है जो लॉ बने हुए हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। देन वी कैन से दैट फिजिक्स इज एवर डायनामिक। कहने का मतलब इसमें चेंज पॉसिबल है, डायनामिक है ये। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले एरिस्टोटल के ज़माने में ये माना जाता था कि सन जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। जो रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट होता था वो इसलिए होता है कि सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये उस समय का मानना था, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो समय के साथ उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, आपकी डायनामिक है। आप प्लूटो को ले लीजिए। प्लूटो 7-8 साल पहले क्या हुआ करता था, आपका एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, वो उसको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी गई जो वो फुलफिल नहीं कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो प्लैनेट की प्रॉपर्टीज होती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो अब हम क्या कहते हैं, प्लूटो प्लैनेट नहीं है। हमारे पास कितने प्लैनेट हैं, 8 ही प्लैनेट हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को हम कह सकते हैं ये डायनामिक है। और दूसरा क्या है, फिजिक्स के जो लॉज है वो यूनिवर्सल है। ग्रेविटेशन के जो लॉ इंडिया में यूज होता है वही अमेरिका में भी यूज होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी इंडिया में होती है वही वहाँ पर भी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक लॉज फिजिक्स के यहाँ पे एप्लीकेबल हैं वही लॉज और हर जगह एप्लीकेबल है। देन वी कैन से दैट लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। कहने का मतलब ये हर जगह के लिए सेम है। तो ये फिजिक्स के बारे में 2 चीज़ें और थी। तो ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं। नॉर्मली जितने भी फोर्स हम पढ़ते हैं उनको 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया जाता है। वही क्या है, सम फंडामेंटल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन द नेचर। देन पहला फोर्स क्या है आपका, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है आपका,
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा वीक फोर्स। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, वीक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है। तो ये इन चारों फोर्सेस के अकॉर्डिंग नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं क्या कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर एक एक के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ये आज हम एक ही सेशन में पूरा फिजिकल वर्ड पढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाए। एक्चुअली हमने एक वीडियो और बनाया था, उसमें एक दो जगह थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम उसको सही कर रहे थे, लेकिन वो डिलीट होगा किसी कारणवश। तो हमने ये सोचा कि पूरा का पूरा वीडियो एक ही में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही सेशन में आपका पूरा हो जाएगा, तो आपके लिए भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। नोट करिए जल्दी से आप लोग। नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप लोग इसको पढ़ते आए हो, न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, न्यूटन के ऊपर सेब क्या गिर गया, कितनी बड़ी फिजिक्स बन गई, है ना। हम लोग होते क्या करते, सेब गिरा था, उसको चाकू उठाते खाते, और क्या कहते हैं, क्या उसके बारे में इतना सोचना है। लेकिन उन्होंने सोचा और क्या दे दिया, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या न्यूटन ने सोचा कि सेब गिरा तो अर्थ पर ही क्यों आया, इसी सोच में क्या बना दिया उन्होंने, इतना बड़ा एक लॉ बना दिया, जो कि क्या है, बहुत ही, जिसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट यूज है। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए उन्होंने, न्यूटन ने क्या लॉ दिया था अपना, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके मासेज m1 और m2 है, तो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये इसे F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r², जहाँ पे जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, वो कितना लगता है, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। ठीक है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा जाए, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इट फॉलोज या इट ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बिकम्स लार्ज, देन द फोर्स बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओवे करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड हेंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके सेंटर के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है, मतलब इनके सेंटर से फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स है। और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। और जो फील्ड पार्टिकल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो फील्ड पार्टिकल होते हैं ग्रेविटॉन। क्या होते हैं, ग्रेविटॉन होते हैं। जो फील्ड पार्टिकल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में वो आपके ग्रेविटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशन 11th क्लास में एक चैप्टर है और हम लोग उसमें इस पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली होता क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये नेचर में सबसे वीक फोर्स है, मतलब वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने बताई, एक बार फिर सुन लीजिए। ये अट्रैक्टिव होता है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, और ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो ग्रेविटॉन होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको नोट करो। तुरंत हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बेसिकली दो टाइप के फोर्स है, दो से मिलकर बना क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ कूलॉम ने दिया था, कूलॉम ने दिया था, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। टू पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स नाम देते हैं। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होगी, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो दो चार्ज हैं जिनके बीच हमें फोर्स निकालना है उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेज आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेज एंड हेंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये सेंट्रल फोर्सेज भी होते हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेज भी होते हैं। और क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। और इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फोटोन होते हैं। ओके, समझ आई बात ना, एक सेकेंड। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इसकी, पहला हमने बताया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा,
ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। तीसरा हमने ये बताया कि ये सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। और चौथा ये बताया कि इसके जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हैं। और ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे 10⁻36 टाइम्स लार्जर होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले उस पर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। नोट कर लिए इसको ना। और अगर देखा जाए सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है, तो सिमिलरिटी नॉर्मली ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, दोनों यूनिवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, और वो बहुत ही वीक फोर्स होता है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, ओके। अब आके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह लेते हैं? आखिर अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा कि दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और दो डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोटॉन हैं तो कैसे न्यूक्लियस के अंदर रह लेते हैं, कैसे न्यूक्लियस के अंदर रह लेते हैं, वो क्या होता है आपका, कैसे एक्सप्लेन होगा? क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, इतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगता है, फिर भी वो एक साथ रहते हैं। तो कोई ना कोई एक फोर्स लगता है जो उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है, और वही फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्स। आखिर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, केवल प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होना चाहिए, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस क्या है हमारा, स्टेबल है। अगर हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स और वर्क कर रहा है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये किसके किसके बीच में वर्क करता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में वर्क करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है। कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड neutron and neutron is strong nuclear forces which counterbalance the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 10⁻² टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी क्या होता है, लार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स लार्ज होता है। ठीक है, और ना तो ये सेंट्रल फोर्स होता है, ना ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ना ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। समझ में आ गई बात। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए जो आपका फील्ड पार्टिकल होता है वो पाई मेसान होता है। ये एक और पार्टिकल है जो आप लोग हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ो कि क्या है आपका पाई मेसान। इसमें जो फील्ड पार्टिकल होगा वो आपका पाई मेसान होगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स अच्छे से समझ में आया। स्ट्रॉन्ग फोर्स वो न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हैं, डिफरेंट हैं।
ठीक है, तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और दूसरा क्या, इसके बाद क्या है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये आपका क्या था, थर्ड था, ये आपका फोर्थ है, ये वीक, इसको वीक फोर्सेस। वीक फोर्स क्या होता है, आप लोग रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिविटी में जब किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जब बीटा डीके होता है तो क्या होता है आपका, वहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन एक प्रोड्यूस होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। क्या क्या बोले हम, इन द रेडियो एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ बीटा डीके एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और क्या कहते हैं एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो एंटी न्यूट्रिनो और प्रोटॉन के एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है आपका, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वीक फोर्सेज बोलते हैं। समझ आई बात, वीक फोर्सेज। ये कब लगता है, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बीटा डीके होता है। बीटा डीके पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वीक फोर्स। इसके बाद है आपका क्या कहते हैं, इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो न्यूट्रिनो होता है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज है जो नेचर में क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं 4 फोर्सेज के अकॉर्डिंग सारे फोर्सेज को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका लास्ट टॉपिक है क्या, सम बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी करिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, इसको आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ए था, ठीक है, ए था, ओके। सम बेसिक लॉज ऑफ नेचर कौन कौन से हैं, पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा है लॉ ऑफ चार्ज, फोर्थ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 4 बेसिक लॉज हैं जो फिजिक्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें से 2 चीज़ आप लोग क्या कहते हैं, 10th में पढ़ चुके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 2 चीज़ पढ़ चुके हो। 11th में आप लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ोगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ोगे। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor be destroyed, it can only be changed from one form to another form। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज किया जा सकता है। कौन से फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़िए,
जब वो यहाँ पे रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, छोड़ दिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, फिर जाके क्या कहते हैं अर्थ के सरफेस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नॉर्मली आइंस्टीन से पहले ये माना जाता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आइंस्टीन ने अपने मास एनर्जी इक्वेशन से ये प्रूव किया कि क्या कहते हैं यूनिवर्स का जो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल मास है वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। कहने का मतलब कि मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस तरह से उन्होंने क्या बताया था कि यूनिवर्स में ये दो लॉ नहीं एग्जिस्ट करते, एक ही लॉ एग्जिस्ट करता है, जो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास। मतलब एनर्जी और मास दोनों क्या हैं, कंजर्व्ड हैं। यूनिवर्स में एनर्जी और मास दोनों एक साथ मिला के क्या हैं, कंजर्व्ड हैं। कहीं पर भी कुछ मास अगर कम होता है तो कहने का मतलब वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पहले से ही पता है। क्या है स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे बल्ब को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी एनर्जी देते हैं उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। हमने ढेर सारे एग्जाम्पल बताए थे कि बर्नौली के प्रिंसिपल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, और कैलोरीमेट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, और क्या कहते हैं किरचॉफ के लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। ये जो सारे बोल रहे हैं आप लोग सब 11th और 12th में पढ़ोगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप लोग। दूसरा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहला हो गया। दूसरा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस किसके लिए है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, हमने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अगर ग्लास रॉड को ऊल पे रब करोगे या कैट स्क्रीन पर रब करोगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही उस पर जिस पर आपने रब किया वो क्या हो जाएगा आपका उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम को नॉर्मली जे से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपका mvr, ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका m इंटू वी। देन वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम एंड इफ no external torque is applied on that object then the angular momentum of that object always remains constant and that is known as law of conservation of एंगुलर मोमेंटम। तो ये चार बेसिक लॉज हैं जो कि क्या कहते हैं फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का क्या वो है, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच से भी क्या है ढेर सारे रिलेशन है। जैसे फिजिक्स आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स का हर ब्रांच से कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये भी आपके उसमें थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेज, तो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं आपको। जैसे फिजिक्स का केमिस्ट्री से कैसे रिलेशन है, जैसे एक्सरे का प्रोडक्शन
ये क्या है, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हुआ है, रेडियो एक्टिविटी कैसे पॉसिबल हुआ है, फिजिक्स से ही पॉसिबल हुआ है। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में तो ढेर सारा रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जैसे क्या कहते हैं, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट वो न्यूटन के लॉज पे बेस्ड है, या जो एरोप्लेन की विंग होती है वो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका टेक्नोलॉजी में और सारी चीज़ें, स्टीम इंजन बना हुआ है, रेफ्रिजरेटर बना हुआ है, ये किससे रिलेटेड है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो तो टेक्नोलॉजी में ही है। सोसाइटी में तो रोज़ यूज है, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, फ़ोन जो टीवी यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो फिजिक्स का सोसाइटी से रिलेशन बताता है। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, या क्या कहते हैं फिजिक्स बायोलॉजी में जो भी चीज़ें हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू ऑल साइंसेज। तो थोड़ा थोड़ा रिलेशन तो हम लोग बराबर पढ़ते रहेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपका मेनली इतना है, ठीक है। क्या क्या, साइंस, फिजिक्स की डेफिनीशन, फिजिक्स की ब्रांच, फिजिक्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस यूज होते हैं, फिजिक्स के जो बेसिक लॉज हैं, और फिजिक्स का अदर साइंस से क्या रिलेशन है। तो इतना है फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड में। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो आप लोग इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं आप लोगों से।